कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल मूवी जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इसमें हमें बेन एफ्लेक और रोज़ामेंड पाइक लीड रोल्स में नजर आए थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के आदमी से। वो अपने एनिवर्सरी के दिन बार में बैठकर अपनी बहन से बात कर रहा होता है और बात करते करते वो याद करता है कि कैसे वो अपनी वाइफ एमी से मिला था और आज देखते ही देखते उनकी शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन आज भी वो अपनी वाइफ को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इतनी देर में हम देखते हैं कि उसके नाम पर एक कॉल आता है और वो अपने घर की तरफ रवाना होता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है। जब वो अंदर जाता है तो उसे नजर आता है कि अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है और उसकी वाइफ भी घर पर नहीं होती। वो घबराकर पुलिस को कॉल करता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रोंडा और ऑफिसर जेम उसके घर पर आते हैं और उन्हें वहां खून के निशान नजर आते हैं। तो उनका सीधा शक जाता है निक पर। फिर पूछताछ में निक बताता है कि वो और उसकी वाइफ एक राइटर हैं और पिछले 2 साल से इस घर में साथ रह रहे हैं। इससे पहले वो न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे थे। निक की माँ की तबीयत ठीक ना होने पर निक को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा और अब उसकी माँ गुजर चुकी है और वो और उसकी बहन मिलकर माए बार नाम से एक बार चलाते हैं। पूछताछ में पुलिस को ये पता चलता है कि घर का रेंट, गाड़ी, यहाँ तक कि निक का बार भी सब कुछ एमी के नाम पर ही है। दरअसल एमी एक बहुत ही फेमस राइटर है और उसने अपने नाम पर एक पूरी बुक सीरीज भी लिखी हुई है और इसलिए काफी लोग उसे अच्छे से जानते हैं। निक और एमी के माँ बाप मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो एमी को ढूंढने की अपील करते हैं। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में नजर आता है कि दोनों की शादी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और रिसेशन के टाइम पर दोनों की जॉब भी चली गई थी। टाइम के साथ साथ निक आलसी होता जाता है और इसी वजह से दोनों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। इसी दौरान निक अपनी वाइफ पर चीट भी करता है और उसका अफेयर अपने कॉलेज स्टूडेंट से हो जाता है। एमी उससे एक बच्चा चाहती थी पर निक अभी उसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में काफी बार बहस भी होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव रोंडा को पता चलता है कि एमी उसके साथ सेफ फील नहीं करती थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आगे डिटेक्टिव रोंडा को यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। पर जब इसके बारे में डिटेक्टिव रोंडा निक से पूछती है तो वो बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव को उसकी डायरी भी मिलती है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो निक के साथ सेफ फील नहीं करती और उसी वक्त हमें पता चलता है कि एमी जिंदा है और उसने अपना पूरा लुक बदल लिया था ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। यहाँ हमें उसके ऐसे छुपे होने का राज भी पता चलता है। दरअसल जब निक के अफेयर का उसे पता चलता है तो वो खुद की मौत का प्लान बनाती है और सारे सबूत निक के खिलाफ छोड़ देती है, एक एक डिटेल जिससे ये साबित हो सके कि निक ने ही उसका खून किया है, जिसके लिए वो उसके क्रेडिट कार्ड से लाखों की हेराफेरी करती है, अपने इंश्योरेंस के पैसे बढ़वाती है और उसकी नेबर जो कि प्रेग्नेंट थी चुपके से उसका यूरिन सैंपल ले लेती है ताकि बाद में पुलिस को यही सब ऐसा प्रूफ दिखाया जा सके, जो कि पुलिस को मिलते भी हैं। अब पुलिस की नजरों में तो वो पेट से थी बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। निक को फंसाने के लिए वो खुद का काफी खून निकालती है और पूरे घर में उसे फैला देती है जिससे ये लगे कि निक ने उसे मारा है और जानबूझकर वो सारी बातें डायरी में लिखती है कि मुझे निक से खतरा है। ये सब प्लानिंग वो निक को फंसाने के लिए करती है और जाने से पहले ट्रेजर हंट का गेम रचा कर जाती है। दरअसल वो अपनी हर एनिवर्सरी पर गेम खेला करते थे जिसमें वो एक दूसरे के लिए क्लू छोड़ते थे, पर इस बार वो सभी क्लूज पुलिस के लिए छोड़कर जाती है जिससे ऐसा लगे कि निक ने ही उसको मारा है, क्योंकि वो जानती थी कि किसी भी प्रेग्नेंट औरत के मर्डर के लिए उसे मौत की सजा मिलेगी। जिसके बाद निक अपने बचाव के लिए फेमस लॉयर टैनर बोल्ट के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। इस टाइम तक निक को पता चल जाता है कि एमी उसे एक झूठे मर्डर केस में फ्रेम कर रही है। टैनर के कहने पर निक एमी की हिस्ट्री निकालता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड टॉमी ओहारा से मिलने जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एमी ने उसे भी कई साल पहले झूठे रेप केस में फंसाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूज में एमी के मर्डर के लिए निक को फांसी देने की बात कही जाती है, जिसे सुनकर एमी बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर निक एमी के बॉयफ्रेंड रह चुके आदमी जिसका नाम डेजी कॉलिंग्स होता है उससे मिलने जाता है, जो कि काफी ज्यादा अमीर आदमी था और एमी ने उसके खिलाफ भी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया था। मतलब कि ये कि वो एमी के 100 मीटर के दायरे में भी नहीं आ सकता था, वरना पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती थी। मगर ये आदमी निक को कुछ भी बताने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एमी अपने नेबर्स के साथ गोल्फ खेलते हुए एमी के पैसों का बैग नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर उसके मन में लालच जाग जाता है और वो उसे लूटने के इरादे से घर में घुसते हैं और उसके सारे पैसे लूट भी लेते हैं। एमी इस सिचुएशन में नहीं होती कि वो पुलिस को बता सके
तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और अब उसके पास छुपकर रहने के लिए कोई और पैसे नहीं बचे थे। तो वो दूसरा प्लान बनाती है और डेजी कॉलिंग को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है और उसको अपने और निक के बारे में कुछ झूठी कहानियां बताती है कि निक उसे मारा करता था और अब्यूज भी करता था और इसीलिए वो घर छोड़कर भाग आई है। उसकी बातें और उसकी कंडीशन को देखकर उसके एक्स को उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसको अपने लेक हाउस में छुपने के लिए कहता है। उधर एंडी, जो कि निक की स्टूडेंट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने और निक के अफेयर के बारे में बताती है, जिसके बाद निक एक टॉक शो में अपने और एंडी के रिलेशनशिप के बारे में एक्सेप्ट करता है और एमी से इसके लिए माफी भी मांगता है और कहता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया और इस बात का उसे भी अफसोस है। उधर एमी डेजी के घर में बैठी होती है और ये सब देख रही होती है। फिर वो सोचती है कि शायद सही में वो अब बदल चुका है, बट डेजी एमी की फीलिंग्स बदलते देख अपसेट हो जाता है और टीवी बंद कर देता है और उसी वक्त उसको प्रपोज करता है, पर एमी कहती है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रोंडा के पास इतने सबूत हो जाते हैं कि वो निक को गिरफ्तार कर लेती है, पर बोल्ट उसे बेल पर रिहा करवा लेता है। वहीं एमी के माइंड में एक और प्लान आता है और क्योंकि वो निक की बातें सुनकर वापस आना चाहती थी तो वो अपने एक्स को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके जाने के बाद सीसीटीवी में जानबूझकर ऐसे बिहेव करती है जैसे डेजी ने ही उसका किडनैप किया हो और उसका बलात्कार भी किया हो। फिर शाम को जब डेजी वापस आता है तो वो उसे सेड्यूस करती है और फिर दोनों के बीच में होता है घपाघप और तभी मौका पाकर उसका गला काट देती है। यहाँ सारा बेड रेड रेड हो जाता है और एमी भी खून से लथपथ हो जाती है और फिर वो उसी हाल में घर आ जाती है। सभी प्रेस वाले और निक उसकी हालत देखकर सदमे में आ जाते हैं। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और ठीक होने के बाद वो पुलिस और FBI को बयान देती है, जिसमें वो कहती है कि उसके एक्स ने उसको उसके घर से किडनैप करके अपने पास रखा था और उसका बलात्कार भी किया, जिसके बाद एमी ने मौका पाकर उसका मर्डर कर दिया और वहां से भाग निकली। FBI वालों को उसकी बात पर काफी हद तक भरोसा हो जाता है, मगर रोंडा को कुछ अजीब लगता है, पर FBI इस केस को बंद कर देती है। आगे हम देखते हैं कि एमी घर आ जाती है और निक को सारी सच्चाई बताती है। सच जानने के बाद निक वो सभी बातें अपने लॉयर बोल्ट, रोंडा और अपनी बहन को बताता है, पर बोल्ट उसे कहता है कि उसके पास इन सब बातों का एमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता और फाइनल डिसीजन उसी पर छोड़ देता है। वापस आने के बाद वो एमी से अलग होने का फैसला करता है और उसे डाइवोर्स के लिए बोल देता है, पर एमी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर निक को काफी अजीब लगता है। इस पर एमी जवाब देती है कि मैंने फर्टिलिटी क्लिनिक से तुम्हारा सैंपल लेकर IVF करवाया था और ये बच्चा तुम्हारा ही है। ये सुनकर वो भड़क जाता है और कहता है कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ और मुझे चेकअप करवाना है। इस पर एमी उसे याद दिलाती है कि मैं सिर्फ यहाँ से भाग कर गई थी और तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर मैंने डाइवोर्स दे दिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर वो शांत हो जाता है और अपनी गलती को रियलाइज करता है कि कैसे उसने कदम कदम पर एमी के साथ गलत किया है, कैसे उसने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की और एमी ने सिर्फ उसे एहसास दिलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो लास्ट में ये डिसीजन लेता है कि वो एमी के साथ ही रहेगा और दोनों प्रेस के सामने एमी की प्रेगनेंसी के बारे में बताते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये काफी ज्यादा क्रेजी मूवी थी। आपका इस मूवी को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज के साथ। टिल देन, गुड बाय।